हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं ओपी गुप्ता, विद्या स्टडी नेटवर्क पर आपका स्वागत है। विद्या स्टडी नेटवर्क आज क्लास 9वीं के लिए एक विशेष विषय की सीरीज स्टार्ट करने जा रही है। ये विषय फिजिक्स है, ये विषय भौतिकी है। और जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्सों के लिए, बिहार बोर्ड के जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि कोविड-19 की वजह से पिछले 1 सालों से किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं होने के कारण हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत चिंतित हैं कि हमारी पढ़ाई कैसे होगी। मैंने 8 में कुछ पढ़ा नहीं, 9th क्लास में हम कैसे समझेंगे, क्या करेंगे। तो विद्या स्टडी नेटवर्क इन सभी चीज़ों का बहुत बारीकी से ख्याल रखता है। आप टेंशन फ्री हो जाएं, आप मेरे वीडियो से जुड़े, ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप यहाँ पाएंगे, मेरा आशा है। साथियों, विद्या स्टडी नेटवर्क इन सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है, एक विनती है आपसे। आप विद्या स्टडी नेटवर्क पर जाएं, मेरे वीडियो से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें। और अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार के कोई कमी हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप बेझिझक, बेफ़िक्र होकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम इन सभी कमियों का, इन सभी प्रश्नों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और ये प्रश्न, ये आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और ये मार्गदर्शन ही आपको एक सही कंटेंट के साथ, एक सही सरल भाषाओं में वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहेगा, ताकि आपको हर चीज़ें बिल्कुल साफ स्पष्ट समझ में आए। तो साथियों, अब समय नहीं गंवाते हुए हम अपने सब्जेक्ट कंटेंट के ऊपर जाएंगे। आपको पता है कि क्लास 9वीं के फिजिक्स का जो सबसे प्रथम चैप्टर वो गति है। गति, जी हाँ, गति। तो साथियों, आपने क्लास 8 में, जैसा कि सबको पता है, लॉकडाउन की वजह से आपने कभी क्लास 8 में पढ़ाई नहीं हो पाई, तो टेंशन फ्री हो जाइए। मैं गति के बारीकी से हर चीज़ का डिटेल से वर्णन करूँगा। साथियों, गति क्या है, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा ही। गति क्या है, यानी किसी वस्तुओं में चलन, किसी वस्तुओं में स्थान परिवर्तन, किसी वस्तुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये चलन कहलाता है। आम भाषाओं में हम वैसे ही चलन को परिभाषित करते हैं। लेकिन साथियों, जैसे ही क्लास 9वीं में आप प्रवेश लिए हैं, चलन की परिभाषाएं जो हैं, यानी गति की जो परिभाषाएं हैं, उसमें थोड़ा और विस्तार, थोड़ा और कुछ कंटेंट जुड़े हैं, थोड़ा सा और ये एडवांस हुआ है। साथियों, अब आपको जब गति के बारे में जब पढ़ना है, तो हमें विराम के बारे में भी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि गति और विराम दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे के कंपैरेटिव में स्टडी की जाती है, एक दूसरे की तुलना में अध्ययन होता है। इसलिए जब भी हम विराम की या गति की जब कल्पना करते हैं तो विराम खुद आ जाता है, और जब विराम की कल्पना करते हैं तो गति खुद आ जाती है। तो साथियों, क्लास 9वीं में जो गति का जो परिभाषा है, गति को जो डिफाइन किया गया, जो गति को बताया गया है, वो कहता है कि किसी वस्तु में जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष, ये कौन सी बात हुई, दूसरे वस्तु के सापेक्ष मतलब दूसरे वस्तु की तुलना में, दूसरे वस्तु के कंपैरिजन में, दूसरे वस्तु के संबंध में, जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता हो, तब हम उसे गति कहते हैं। जैसा कि इस गति की जो यहाँ आपके बुक में जो डेफिनेशंस मिले हैं, वो है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करता हो, तो उसे दूसरी वस्तु के सापेक्ष गति में कहा जाता है। कहने का मतलब, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, ये सापेक्ष लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक हम किसी दूसरे वस्तु की तुलना में किसी वस्तु का जब हम अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमें गति और विराम की जो स्थिति है वो पता नहीं चल पाएगा। तो साथियों, यहाँ पर जो गति की परिभाषा है वो ये है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है, तो हम उसे, उस वस्तु को उस दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति में कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार विराम, विराम गति का जस्ट विपरीत, जस्ट उल्टा है। इसमें कहा जाता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं होता हो, तब हम उसे उस वस्तु को उस दूसरे वस्तु के सापेक्ष विराम में कहते हैं। किसके सापेक्ष? उस दूसरे वस्तु, जिस वस्तु को हम ले रहे हैं, जिसके सापेक्ष, जिसके कंपैरिजन में हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जिसके कंपैरिजन में हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये वस्तु का पोजीशन क्या, स्थिति क्या है, तो उस वस्तु के सापेक्ष अगर उस वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं होता है तब विराम में कहेंगे, और जब स्थान परिवर्तन होगा तब हम उसे गति में कहेंगे। तो साथियों, गति और विराम ये दोनों चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ पर टिकी हुई है, वो ये है कि किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर स्थान में परिवर्तन होता है तब हम उसको गति में कहेंगे, और अगर किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अगर स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तब हम उसको विराम में कहेंगे। तो साथियों, इस गति और विराम की स्थिति को समझने के लिए, क्योंकि इसके सारे प्रश्नों को समझना, इसके सारे जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां आएगी उसको समझना है, इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है, जिसमें इस उदाहरण में हमने दो साथी को लिखा गया है कि दो दोस्त एक साथ समान गति से एक ही दिशा में साइकिल चला रहे हैं। ये बात समझ में आ गई हो कि दो दोस्त हैं। अक्सर आप लोग जब स्कूल जाते हैं तो साथियों के साथ जाते हैं, सरकार ने साइकिल दे रखी है, तो जब दो दोस्त एक साथ साइकिल चलाते हुए जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तब हम उनसे उत्पन्न कुछ प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे, ताकि जो भी उसमें कुछ परेशानी हो वो क्लियर हो जाए। साथियों, इस उदाहरण से 5 तरह के प्रश्न उठते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पहले दोस्त का दूसरे दोस्त के सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम विराम और गति की जब चर्चा करते हैं तो किसी एक वस्तु को लेना पड़ता है, उसके सापेक्ष में हमें देखना पड़ता है कि वो वस्तु में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दो दोस्त हैं जो एक साथ समान गति से एक ही दिशा में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न जो उठता है, कहता पहले दोस्त का दूसरे दोस्त के सापेक्ष स्थिति। तो साथियों, जब दो दोस्त एक ही साथ एक ही गति से एक ही दिशा में जब साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं तो क्या समय के साथ उस दोनों दोस्तों के एक दूसरे के सापेक्ष, यहाँ पर किसी और चीज़ को नहीं देखना है, क्योंकि उसके आसपास और सारी वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्थिर हैं, जो कुछ गतिमान है, कुछ अस्थिर हैं। हमें उन सभी चीज़ों को नहीं देखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ दो दोस्त को देखना है, क्योंकि पहले दोस्त का दूसरे दोस्त के सापेक्ष, तो हमें पहले दोस्त को दूसरे दोस्त के सापेक्ष ही हमें देखना होगा। हम आसपास की वस्तुओं की कल्पना नहीं करेंगे। तो पहले दोस्त को जब दूसरे दोस्त के सापेक्ष जब हम स्थिति का जायजा लेते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि समय के साथ ये दोनों दोस्त जैसे घर से चले थे एक साथ, वैसे ही एक साथ मिल रहे हैं। इसका मतलब इस दोनों दोस्त के एक दूसरे के सापेक्ष कोई स्थान परिवर्तन, यानी कोई परिवर्तन नज़र नहीं आता है, कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। जब घर से चले थे दोनों साथ ही में थे, और जब स्कूल पहुँचे हैं तब भी दोनों साथ ही में हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक दोस्त का दूसरे दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के सापेक्ष स्थान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्थान में कहने का मतलब क्या, एक दूसरे को, इसको सिंपल भाषा में समझे कि अगर एक दोस्त पीछे छूट जाता है, दूसरा आगे चला जाता है, तो इस दोनों के स्थान में परिवर्तन होता। लेकिन जब दोनों दोस्त एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा में जब साइकिल चलाते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं, तो समय के साथ इन दोनों के बीच कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो जब परिवर्तन नहीं आएगा, जब कोई स्थान परिवर्तन नहीं आएगा, तो जब परिवर्तन नहीं होगा, यानी कहने का मतलब पहला में परिवर्तन नहीं परिवर्तन नहीं होना। परिवर्तन जब नहीं होता है, जब परिवर्तन नहीं होता है तो हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ, दूसरे दोस्त के सापेक्ष जब परिवर्तन नहीं होगा तो हम इसे विराम में कहेंगे, ये विराम में होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे दोस्त का पहले दोस्त के सापेक्ष अगर हम लेते हैं, तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, दोनों दोस्त एक साथ एक ही गति से एक ही दिशा में समान चाल से चल रहे हैं। तो जब एक दोस्त का दूसरे दोस्त के प्रति जब दूसरे दोस्त के सापेक्ष जब स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, जब कोई परिवर्तन नहीं आया, तो दूसरे दोस्त का भी पहले दोस्त के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब
क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। जब परिवर्तन नहीं होता है तो ऊपर की स्थिति विराम में जो लिखा गया है कि अगर परिवर्तन ना हो तो वह स्थिति विराम की होती है। तो ये क्या होगा, दूसरे दोस्त भी पहले दोस्त के सापेक्ष विराम में होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। कहते हैं दो दोस्त का आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति। कहता है कि पहले दोस्त का उसके आसपास, अब उसके दूसरे दोस्त को नहीं कंसीडर करना है, दूसरे दोस्त को नहीं देखना है। अब पहला दोस्त और उसके आसपास की चीज़ों को देखना है। जैसे कि उसके आसपास की चीज़ें क्या होगी, पेड़ पौधे होंगे, उसको देखना है। तो हम देखते हैं क्या कि समय के साथ पहले दोस्त का उसके आसपास की चीज़ों के सापेक्ष उसमें स्थान में परिवर्तन होता है, क्योंकि पेड़ जहाँ हैं वहीं छूट जाते हैं और वो लड़के स्कूल पहुँच जाते हैं। इसका मतलब समय के साथ इस दोनों के बीच यानी पेड़ के सापेक्ष दोस्तों का जो है पोजीशन बदल रहा है। तो जब पोजीशन बदलता है, जब परिवर्तन होता है, कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में जब परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन जब होता है तो हम ऊपर की परिभाषा गति में जो हम पढ़े हैं कि अगर परिवर्तन होता है तो फिर वो गति में होता है। इसका मतलब पहले दोस्त का आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष जो स्थिति है वो क्या में है, गति में है। किस चीज़ में है, गति में है। ठीक उसी प्रकार से कहता है दूसरे दोस्त का। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे दोस्त का आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि दोनों दोस्त एक ही साथ, एक ही गति में, एक ही दिशा में साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, तो जब एक दोस्त का, जब पहले दोस्त का उसके आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष जब स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे दोस्त का भी होगा। ये तो क्लियर है। तो दूसरे दोस्त का जब भी होगा तो दूसरे दोस्त का भी उसके आसपास की वस्तुओं के साथ जो है कैसा परिवर्तन है, परिवर्तन है। तो जब परिवर्तन होता है तब हम उसको गति में कहते हैं, तब हम उसको गति में कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वस्तु स्थिति क्या है। जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आती है तो कहते हैं दोनों दोस्त का आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा कि पहले दोस्त के आसपास की जो वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति क्या है, तो गति में है। उसी प्रकार दूसरे दोस्त के वस्तुओं के सापेक्ष, आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है, तो गति में है। तो इन दोनों दोस्त के आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति क्या है, तो गति में है। अब बात आती है गति में, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 इन तीनों को आपस में कोरिलेट करके देखते हैं। तीनों को एक दूसरे को जोड़ करके देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर पहले और दूसरे में पहला दोस्त दूसरे दोस्त के सापेक्ष विराम में है, दूसरा दोस्त भी पहले दोस्त के सापेक्ष विराम में है। तो ये दोनों दोस्त अपने पास की वस्तुओं के सापेक्ष गति में है। ये बात ध्यान देने की है। और यहीं से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल कर बाहर आता है। वो ये है कि जब कोई वस्तु को हम विराम में कह देते हैं तो क्या वो अन्य वस्तुओं के सापेक्ष भी विराम में होगा? नहीं, सच में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि जो वस्तुएं किसी अन्य वस्तुओं के सापेक्ष विराम में हो तो कोई दूसरे वस्तु के सापेक्ष गति में हो। जैसे कि पहले दोस्त दूसरे दोस्त एक दूसरे के सापेक्ष विराम में है लेकिन अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष गति में है। तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम विराम और गति की स्थिति का जब हम जायज़ा लेते हैं, जब हम अध्ययन करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है सापेक्षिक बिंदु, यानी जिस सापेक्षिक वस्तु जिसके सापेक्ष में हम उसकी गति या विराम की स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मेरे समझ से गति और विराम की जो कुछ पॉइंटें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न अगर उठता है तो आप बेझिझक कमेंट करें, लिखें, बताएं, हम उसका प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अब साथियों हम अगली चीज़ की ओर चलते हैं। अब अगली जो टॉपिक है, अगले जो टर्म है, उसकी ओर चलते हैं। क्लास 9 की जो ये चैप्टर है गति, जब हम इस चैप्टर के और जब गहराइयों में जाएंगे तो हमें किसी वस्तु की अवस्थिति का मतलब वो वस्तु कहाँ है, इस चीज़ को बताना पड़ता है, इस चीज़ को जानना पड़ता है।
कि कोई चीज़ को हम कैसे उसको लोकेट कर सकते हैं, किसी चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि वो कहाँ पर अवस्थित है। तो किसी वस्तु के लोकेशन को, किसी वस्तु की अवस्थिति को बताने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले, जिस सापेक्षिक बिंदु से आप उस वस्तु की स्थिति का, उस वस्तु की अवस्थिति का विचार करते हैं, उस सापेक्षिक बिंदु से उस वस्तु की दूरी पता होनी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका घर हो और आपके घर से विद्यालय की अवस्थिति का जायज़ा लेना हो, विद्यालय की अवस्थिति जानना हो, तो आप क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी उस आपको? सबसे पहले दूरी की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई हमारे घर से हमारा स्कूल कितना दूर है। अगर हम ये जान जाते हैं कि हमारा स्कूल जो है हमारे घर से सपोज 2 किलोमीटर दूर है, मान लिया जाए कि 2 किलोमीटर दूर है, तो ये दूरी पता चल जाती है। अगर किसी को बताएंगे कि हमारा स्कूल जो है हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो उस दूरी को पता चल जाता है कि इसका स्कूल जो है इसके अपने घर से 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन वो आपका स्कूल पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने दिशा नहीं बताया। हो सकता है कि आप 2 किलोमीटर जो बता दिए हों और वो आपके गांव के इन फ्रंट ऑफ आगे हो, लेकिन आपके वो गांव को पीछे चला गया हो, पिछले वाले हिस्से में, तो कैसे मिलेगा? अगर गांव के पूर्वी हिस्से में अगर स्कूल है और चला जाए पश्चिमी हिस्से में, चला जाए उत्तरी हिस्से में, चला जाए दक्षिणी हिस्से में, तो उसको स्कूल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो साथियों, दूसरी चीज़ की आवश्यकता जो पड़ती है वो है डायरेक्शन की, वो है दिशा की। आपको वस्तुओं की दूरी के साथ साथ दिशा बताना पड़ेगा। तो दिशाएं को आप कैसे बताएंगे? पूरब में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, दक्षिण में है, लेकिन अगर कोने में पड़े तो, अगर मान लिया उत्तर पूरब कोना में पड़ गया या दक्षिण पश्चिम कोना में पड़ गया, तो उसको कैसे बताएंगे आप? तो साथियों, इस दिशा को समझने के लिए हमें उस वस्तुओं से, जैसे विद्यालय है, तो वो विद्यालय आपके घर, जो आपका रेफरेंस पॉइंट है, आपका सापेक्षिक बिंदु है, उसके साथ उसका कितना कोण बन रहा है, ये भी देखना पड़ता है। अगर उस कोण को आप समझ लेते हैं, तब आप उस विद्यालय की स्थिति को, उस विद्यालय की अवस्थिति को पूरी तरह से सही तरीके से बता सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किए हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। साथियों, यहाँ पर हमने 2 बिंदु लिए हैं, बिंदु ए और बिंदु बी। ये आपको दिख रहा है, वो बिंदु ए और ये बिंदु बी। साथियों, ये जो देख रहे हैं, जो 4 भागों में जो ये बांटा हुआ है, आपके बुक में किसी भी प्रकार का कोई अगर चित्र हो, कोई मानचित्र हो, कोई फिगर हो, और अगर उसमें दिशा की स्थिति जानना हो, दिशा कैसे दर्शाते हैं, तो उस मानचित्र के जो ऊपरी हिस्से होते हैं, ऊपर का, यानी मान लीजिए पेज है, तो पेज के ऊपरी हिस्से में जो है वो उत्तर होता है, उसके नीचे जो है दक्षिण होता है। उसी प्रकार से यहाँ है, इसके ऊपरी हिस्सों में नॉर्थ, नीचे साउथ, इसके दाएं हिस्से में, दाहिने भाग में यानी राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। अब बात आती है, स्थिति जानना है ए की। तो ए की स्थिति जानने के लिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये ईस्ट से 45 डिग्री बनाते हुए, यानी 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये यहाँ पर अवस्थित है, और इधर से भी 45 की डिग्री बनाते हुए, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, इसलिए अगर एक तरफ से 45 है तो दूसरी तरफ से भी 45 ही होगा, 45 ही होगा। तो 45 डिग्री बनाते हुए ए का घर जो है यहाँ अवस्थित है। ये अगर पोजीशन ए को जानना है, तो पोजीशन ए को जानने से पहले हमें इस एंगल के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोण जो बना है, ईस्ट से, अगर ईस्ट से नॉर्थ की ओर लेते हैं तो भी ये 45 डिग्री, और नॉर्थ से ईस्ट की ओर लेते हैं तो भी 45 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मतलब एक क्वाड्रेंट में जो कोण बनते हैं वो 90 का बनते हैं, और इसका जो पोजीशन है ये बीचों बीच पड़ता है। और ए का जो घर है, ये जो डिस्टेंस को हम इस 3 भागों में, 3 इकाई में बांट ले रहे हैं, हर एक इकाई 1 किलोमीटर को बताएगा। तो 1, 2, 3 यानी 3 किलोमीटर। तो अगर 3 किलोमीटर की बात करते हैं, और जब हम ए की पोजीशन को जानेंगे, हेयर ए, तो ए के जब अवस्थिति को जानते हैं, तो ए जो होता है, कहता है कि सबसे पहले आपको डिस्टेंस चाहिए, तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर। और यदि हम इधर से अगर लेंगे, इस एंगल को अगर ईस्ट से नॉर्थ की तरफ अगर लेते हैं, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तब हम कहेंगे 45 डिग्री
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट का नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर इधर से अगर लेते हैं तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये, यानी 3 किलोमीटर 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट का नॉर्थ की ओर। और जब हम ये लेंगे तो ये कहला जाएगा 3 किलोमीटर 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ का ईस्ट की ओर, नॉर्थ का ईस्ट की ओर। ठीक उसी प्रकार जब हम सिचुएशन बी को पता करते हैं कि बी क्या है, तो बी के डिस्टेंस को हमने भी 3 भागों में बांटा है, 1 2 3 ना, तो 1 2 और 3 और 4, यानी 4। तो अगर 4 पार्ट में बांटा है तो हर एक पार्ट को 1 किलोमीटर अगर मानते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये 4 किलोमीटर होगा। तो ये 4 किलोमीटर जो होगा, तो 4 किलोमीटर ये भी क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ये 4 किलोमीटर जब हम लेते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस की बात होती है, तो डिस्टेंस हमें पता हो गया कि 4 किलोमीटर। और जब देखिए, जब इसका सिचुएशन यानी बी का जो पोजीशन अगर हम वेस्ट से लेंगे, इस पॉइंट से अगर लेते हैं, तो एंगल हमको ये लेना पड़ेगा। और जब ये लेंगे तो ये एंगल कितना 30 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर सिचुएशन बी का अगर पोजीशन को अगर बताना हो तो लिखेंगे 4 किलोमीटर 30 डिग्री किसका, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट का नॉर्थ की ओर, यानी वेस्ट का नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बी का सिचुएशन अगर नॉर्थ से हम लेते हैं 60 डिग्री, तो अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि ये दोनों मिला के 90 का एंगल बनाता है। तो ये 60 डिग्री अगर लेते हैं, तो इस तरह से अगर हम बी का पोजीशन को अगर बताने का प्रयास करेंगे तो बी का होगा 4 किलोमीटर 60 डिग्री, 4 किलोमीटर 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ का वेस्ट की ओर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ यानी नॉर्थ का वेस्ट की ओर। समझ गए, समझ में आ गई बात। तो आज जो है ये 2 चीज़ें हमने, विराम और गति, और दूसरा जो पॉइंट्स था वो था किसी वस्तु की अवस्थिति, ये दोनों को हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। और इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें मार्गदर्शन करें, ताकि ये कमेंट ही हमारा मार्गदर्शन करेगा। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे, हम बेहतर और बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।